हेलो एवरीवन। आज जिस वीज़ा की हम बात करेंगे वो लॉटरी वीज़ा के नाम से जाना जाता है। यूके का वीज़ा है और मेरे साथ यहाँ पे हिमा शर्मा मेरी दोस्त हैं जो कि एक सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं और अभी यूके में हैं। तो मैंने ये सोचा कि हम इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे और ये आपको इस बारे में डिटेल में बताएंगी कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, साल के कौन से महीने जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं और कितने चांसेस हैं, क्या आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और ये लॉटरी वीज़ा कौन से कंट्री के लिए एलिजिबल है। एक बात मैं बहुत क्लियरली बता दूं, यहाँ पे ये लॉटरी वीज़ा स्पेसिफिकली इंडियन नेशनल्स के लिए है। तो अगर आपका ताल्लुक इंडिया से है ये आपके लिए एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी होगी। सो लेट्स स्टार्ट। यस हिमा। How are you? आई एम गुड, थैंक यू। हाउ आर यू? Good. सो आप कुछ बताएं इस वीज़ा के बारे में हमारे ऑडियंस को कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या सक्सेस रेट है और आपने जब अप्लाई किया था क्या सोच थी? तो मेरी जो कज़न सिस्टर है उसने मुझे एक बार लॉटरी के बारे में बताया। जस्ट मैंने मजाक के वे में लिया कि होता होगा कोई वीज़ा। एंड आफ्टर दैट आई जस्ट completed माई ग्रेजुएशन एंड कम बैक टू माई होम फ्रॉम पटियाला बिकॉज आई डन माई ग्रेजुएशन। सो उसके बाद क्या हुआ कि आई एम फ्री एट होम। सो उन्होंने कहा कि लॉटरी वीज़ा फिर से खुला है एंड मैंने बोला मजाक में कि हाँ मैं भी फिल करूँगी। एंड मुझे अभी भी याद है कि उसको बंद होने में सिर्फ 1 घंटा बचा था। एंड रैंडमली आई टेल माई फादर कि प्लीज़ मुझे मेरा पासपोर्ट दो, मुझे लॉटरी वीज़ा फिल करना है। तो उन्होंने निकाल के दिया तो मेरा पासपोर्ट एक्सपायर था। पहली बात ये मिथ है कि अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर है, क्योंकि मुझे उस टाइम पे सब ने बोला कि अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर है आपका नेम नहीं आएगा। मेरा पासपोर्ट एक्सपायर था फ्रॉम मे बी 2-3 ईयर्स। सो उसके बावजूद भी मेरा नाम आया। सो दिस वे आई फिल द लॉटरी बिकॉज मेरे जो फादर थे उन्होंने बोला कि भर दो, फ्री तो है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डजेंट हैव टू पे फॉर इट। सो उन्होंने बोला कि फिल करो एंड मैंने फिल किया। इन 2 वीक्स यू गॉट द रिजल्ट। आपको 2 हफ्ते में मीन्स आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा, जब आपका पासपोर्ट एक्सपायर्ड था, एप्लीकेशन में पासपोर्ट नंबर वो स्टिल मांगते हैं या नहीं मांगते, कुछ याद है आपको? लाइक नेम आने के बाद जी। तो जब आप मेरा पासपोर्ट एक्सपायर था, जब पासपोर्ट रीन्यू होता है तो आपके जो पुराने पासपोर्ट का नंबर ऑलरेडी उस पर उन्होंने मीन्स लिखा होता है कि इनका ये पुराना पासपोर्ट था और साथ ही साथ आपका न्यू में लिखा होता है। ओके जब आपने अप्लाई किया तब बेशक डिफरेंट नंबर था, जब आपका नाम आया तो पासपोर्ट नंबर डिफरेंट, क्योंकि रीन्यू होने के बाद नंबर चेंज हो जाता है। गुड। और आपने बताया जैसे कि एप्लीकेशन फी कोई भी नहीं है नहीं इस वीज़ा की। अगर आपको लॉटरी फिल करनी है सो देयर इज नो फी फॉर इट। एंड द मेन क्राइटेरिया इज कि आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए या जब मैंने फिल किया था मुझे बताया गया था कि +2 जिसने की है एंड जिसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है वो फिल कर सकता है। बट मेरे ख्याल से इतना है कि जितने भी नेम्स आए मेरे अकॉर्डिंग सब ग्रेजुएशन वाले आए, मतलब जो जिन्होंने की हुई ग्रेजुएशन उनके आए हैं। मुझे लगता है मोस्टली उनकी प्रेफरेंस ये है कि बच्चे ने ग्रेजुएशन की हो। अगर आप 18 ईयर से अबव हो एंड आप पे कोई डिपेंडेंट नहीं है सो आप फिल कर सकते हो। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि हिमा इसके लिए क्या आपके डिपेंडेंट्स भी एलिजिबल होते हैं? नहीं, आपका कोई भी डिपेंडेंट नहीं आ सकता। ये उन्होंने प्रॉपर अपनी गाइडलाइंस में मेंशन किया होता है। ओके गुड। और आपको बैंक स्टेटमेंट वगैरह कुछ सबमिट करवानी पड़ी इस सिलसिले में? जी, अगर आपका इसमें क्या होता है कि अगर आपका नेम आया तो भी आपको ईमेल रिसीव होती है, अगर आपका नेम नहीं आया तो आपको अनसक्सेसफुल की भी रिसीव होती है। सो विद इन 2 वीक्स इसका रिजल्ट आता है। बहुत फास्ट इसका मतलब जी। एंड इसका वीज़ा भी बहुत जल्दी आता है। इन माई केस बहुत डिले हुआ बिकॉज ऑफ सम रीजंस, आई टेल लेटर। बट इसका वीज़ा बहुत जल्दी हमें रिसीव होता है। सो देर इज़ नो फीस ऑफ इट, बट आफ्टर यू गॉट योर नेम इन इट सो उसके बाद आपको 4 lakhs अराउंड दे प्रेफर कि आप 3,50,000
अराउंड आपको 28 डेज के लिए शो करने होते हैं, बट मैंने अपने में 4 लाख शो किए थे। 4 लाख जो मैंने शो किए थे वो 28 डेज के लिए मैंने किए थे। आपको भी करने पड़ेंगे अगर आपका नेम सेलेक्ट हुआ है। सो उसके बाद उसका कोई रोल नहीं है, मीन्स आपने 28 डेज की शो किए, अगर आपका वीज़ा मिल गया आपको, आप तभी भी निकलवा सकते हो, आफ्टर 28 डेज भी आप निकलवा सकते हो। सो इट डिपेंड ऑन यू। आपने जो बैंक स्टेटमेंट बनाई थी वो आपका जब लॉटरी वीज़ा हो गया था उसके बाद स्टार्ट की थी? जी, एक्चुअली मेरी शायद हम कह सकते हैं किस्मत बहुत अच्छी है। Okay. आगे जो ये वीज़ा होता था वो 30 डेज होता था, हमारे पास सिर्फ 30 डेज का टाइम था, बट मेरे में था, मेरे 3 मंथ्स का टाइम मिला, मीन्स 90 डेज। मेरा ब्रदर बाहर गया हुआ, सो आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, तो उसका लोन पास नहीं हुआ। सो जब उसको भेजने के लिए हमारे पास पैसे कम पड़ रहे हैं तो 4 लाख शो करना नॉट पॉसिबल फॉर अस। सो जब भी उसका लोन क्लियर हुआ तो 1 मंथ मेरा उसमें निकल गया, वेस्ट हो गया। सो जस्ट 2 मंथ लेफ्ट थे, एंड मैंने सेकेंड मंथ में अपने जो 4 लैक्स है वो मीन्स बैंक में डाले एंड वेट किया 28 डेज का, एंड आफ्टर दैट मैंने अगला प्रोसेस उसका शुरू किया। ग्रेट। और उसके बाद भी कोई वीज़ा फ़ी नहीं है ना? मतलब आपने जब आपका नाम आ गया, जब आप बैंक स्टेटमेंट सबमिट करवाते हैं, सिर्फ आपने हेल्थ के पैसे दिए और उसमें नहीं, उसका एम्बेसी फीस भी होती है। ओके। हेल्थ इंश्योरेंस आपका अराउंड होता है अराउंड 1,70,000 अराउंड, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, बट इसके आसपास ही होता है। एंड आपको एक वीज़ा फीस देनी होती है, एम्बेसी फीस हम कह देते हैं मे बी, एंड बायोमेट्रिक फीस। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इस वीज़ा की सबसे प्यारी बात यह है कि आप जैसे स्टडी वीज़ा में जब आते हैं आपको फ़ी देनी पड़ती है यूनिवर्सिटी की। अगर आप स्किल्ड वर्कर में भी आते हैं उसमें भी आपको कुछ ना कुछ शो करना पड़ता है। इसमें जो बैंक स्टेटमेंट मांगी हुई वो 4 लाख से, जो इतनी ज़्यादा नहीं है स्टडी और फॉर वर्क परमिट मैंने देखे लोग 30-35 लैक्स भी लेकर आते हैं। सो आपका जो एस्टिमेट आपके जो पैसे लगेंगे अराउंड 4 और 5 लैक्स। शॉपिंग और टिकट तो आप पे डिपेंड, आप कितनी करते हो, वो इसमें इंक्लूडेड है। अगर आपने सिर्फ बायोमेट्रिक की फ़ी देखनी है एंड एम्बेसी फीस एंड जो हमारी 1,70,000 हेल्थ इंश्योरेंस है वो देखिए तो अराउंड 3.5 लैक्स ही आपके लगेंगे, टिकट अगर शॉपिंग हम ना इंक्लूड करें तो। और टिकट तो जब आपका वीज़ा आ जाता है उसी हिसाब से आपने लिया? जी, लाइक इसमें ऐसा होता है कि पहले हमारी जो बैंक स्टेटमेंट है वो शो होती है, उसके बाद हमने पीसीसी करवाना होता है, पीसीसी के बाद हमारा जो बैंक का सर्टिफिकेट एंड स्टेटमेंट्स वो दोनों मांगते हैं, बैंक से हमें सर्टिफिकेट भी लेना होता है, एंड उसके बाद हमारी होती है टीबी रिपोर्ट, अपॉइंटमेंट ली जाती है। टीबी रिपोर्ट में भी मेक श्योर किसी ने, मैंने नहीं देखा, पिछली वीडियोस में किसी ने बताया, जब आप टीवी रिपोर्ट के लिए जाओगे तब भी आपसे 3,000 लिया जाता है वहाँ पे अलग से फॉर दी रिपोर्ट्स। ओके, सो ये जो टीबी रिपोर्ट है, एक्चुअली मैंने बताया था कि मेरा वीज़ा डिले हो गया था। अच्छा। वो इसी कारण से हुआ, मेरी बॉडी में प्रॉब्लम है, मेरी बोन्स का अंदर गुच्छा बना हुआ है। सो मुझे ये डर था कि उन्होंने मांगा था चेस्ट का टीबी, हमारे अकॉर्डिंग तो ये होता है ना सलाइवा का सैंपल या ब्लड का, तो वो टीबी, मेरे में टीबी नहीं था, बट एक होता है ना कि रिजेक्शन आ जाएगी, तो हमने सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो हमारे एरिया में था वहाँ से करवा लिया। बट मेरे ख्याल से इधर की जो एम्बेसी है बहुत नाइस है, उन्होंने रिजेक्शन नहीं डाली, एंड मुझे एक मेल रिसीव हुई कि हमें आपकी टीबी रिपोर्ट रिसीव नहीं हुई, क्योंकि वो मेरी एडिशनल चल गई थी। जब मैंने बायोमेट्रिक के टाइम गई वहाँ, उन्होंने पहले बोल दिया था कि आपकी जो टीबी रिपोर्ट है एडिशनल जाएगी, क्योंकि टीबी रिपोर्ट में आपको चेस्ट का एक्सरे एंड विथ टीबी नेगेटिव दोनों चाहिए होता है। सो एक यूके वेबसाइट पे प्रॉपर मेंशन होता है कि कौन कौन से हॉस्पिटल हैं एलिजिबल टीबी टेस्ट के लिए। सो हमारे एरिया में जो बठिंडा साइड है, मैक्स हॉस्पिटल बठिंडा में मैंने देन अगेन करवाई, एंड उन्होंने टाइम दिया था कि 10 डेज के अंदर आपको सबमिट करना है, और गॉड की कृपा से मेरी रिपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं आई, नॉर्मल आई।
सो मैंने सबमिट करवा दिया उसके बाद। जब आपने पहले करवाया था वो किसी नॉर्मल हॉस्पिटल से कराया था? जी। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। बहुत बड़ा। मैंने जस्ट सलाइवा का टेस्ट दिया था, बट इन यूके चेस्ट पूरा होता है। ये एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि टीबी का जब भी टेस्ट करवाएं आप उनकी यूके की वेबसाइट पे मेंशन्ड है हॉस्पिटल, आप उन्हीं से करवाएं। ज़बरदस्त। और in fact you are very lucky and I am like very surprised, क्योंकि एक होता है हम सोच के भरते हैं कि मेरा नाम आएगा मैंने भरा क्योंकि मुझे पता था नहीं आएगा, बिकॉज एक भी जना नहीं था जिसने बोला कि पासपोर्ट एक्सपायर पे आता है। इवन की इमिग्रेशन सर थे, उनका इमिग्रेशन का वर्क था, सो उन्होंने भी कहा कि नहीं आएगा, फिल करने का कोई फायदा नहीं है। जस्ट मेरे फादर थे जिन्होंने बोला कि नहीं फ्री में है तो फिल करो, और मेरे ब्रदर की फ्रेंड्स मतलब किसी फ्रेंड से फिल करवाया, उसका खुद का नहीं आया इवन की, एंड मेरा आ गया। तो इट वाज लाइक सरप्राइजिंग एंड समथिंग न्यू that but because you know I have seen you, I have observed you, and I think you deserve to be here, honestly, and I'm not saying this on screen, but I have seen your struggles कि जैसे आप इतने confidently अपने आप को लेके चलती हो, तो उसमें हो सकता है एक रिवॉर्ड था आपके लिए। वरना जितने ये प्रॉब्लम से, फॉर एग्जांपल टीबी का फौरन रिजेक्शन दे देते हैं अगर सर्टिफिकेट ना हो, अगर पासपोर्ट का भी मसला हो तो उनको बस फौरन ही रिजेक्शन हो जाती है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो बहुत बुरी तरह स्टक हैं इंडिया के लिए, ख़ास तौर पे अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, इसमें कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायर्ड है, आपसे बहुत हैवी ड्यूटी किस्म की आपकी बैंक स्टेटमेंट्स नहीं चाहिए, और आपको आइल्स का टेस्ट भी नहीं चाहिए। पर नहीं, एक्चुअली मैं पीटी कर रही थी जब मैंने ये दिया, लॉटरी फिल की, एंड तभी मेरे ब्रदर को हम भेज रहे थे, तो मेरा प्लान था कि आराम से पीटी करूँगी 1 साल 2 साल बाद, क्योंकि तब तक इंस्टॉलमेंट्स उतर जाएंगी थोड़ी बहुत, तो ये प्लान था मेरा, एंड मैंने पीटी छोड़ दी जब मेरा नाम आया। जाहिर सी बात है। हाँ, तो ये अच्छी बात है, आपको आइल्स भी नहीं देना, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर इस वीज़े का ये भी है कि आपको 2 साल के बाद अपने मुल्क वापस जाना है। आप यूके में 2 साल से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप एक दफ़ा वापस चले जाते हैं आप किसी और वीज़ा पे दोबारा से आ सकते हैं। हाँ, उसमें कोई दिक्कत है, वो तो आपकी चॉइस है। लेकिन आप यहाँ यूके के अंदर से इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते फर्दर। और नहीं, इसको एक्सटेंड हो सकता है अगर आपको स्कॉलरशिप मिले। कोई आपको अगर स्कॉलरशिप दे रहा है तो वो नेक्स्ट 5 ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा, बट ये जो ईयर्स है हमारे पीआर में काउंट नहीं होते। ओके, सो इसका ये मतलब है कि अगर किसी ने मास्टर्स किया हुआ लेट्स से, ठीक है, या किसी ने अंडरग्रेड किया हुआ, उसको यहाँ पे मास्टर्स का स्कॉलरशिप मिल जाता है, तो वीजा एक्सटेंड हो जाएगा, मतलब स्टूडेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, या मोबिलिटी एक्सटेंड जो हम जॉब पे लगे हैं, जो जिस कंपनी के अंडर हम काम कर रहे हैं, अगर वो हमें स्कॉलरशिप दे तो वो वर्क वीजा में ही कन्वर्ट होगा नेक्स्ट 5 इयर्स, और वो इयर्स आपके पीआर में भी काउंट होंगे, तो आप एलएम जो भी होता है, क्या होता है ILR, या वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक सिर्फ और सिर्फ इसका एक डाउन साइड ये कि आप यहाँ पे इस वीज़ा के थ्रू ILR के लिए एलिजिबल नहीं होते। ये जो आपके 2 साल का वीज़ा होता है इसमें ये काउंट नहीं होता टुवर्ड्स योर परमानेंट रेजिडेंस इन द यूके। लेकिन इसकी अच्छी बात ये इसके इतनी हाई फाई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, और ये टोटली लक बेस्ड है, रैंडमली चूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर आपके पास अंडर ग्रेड की डिग्री है और आपको लगता है आप स्टक हैं, आप मूव करना चाहते हैं, एप्लीकेशन की जैसे कि हिमा ने बताया कोई फ़ी नहीं है, तो अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं है। आप लोग अप्लाई करें कॉन्फिडेंटली और मेक श्योर करें कि आपकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट हो, और इसमें कोई आपको तो पर्सनल स्टेटमेंट भी सबमिट करवानी पड़ती है? नहीं, सिर्फ आपने स्ट्रेट जो हमारे 28 डेज के सिर्फ वही आपको करवानी है। उन्होंने 28 डेज बोला है, तो मेक श्योर आप एक आधा दिन ज़्यादा करें। इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने खुद 30 डेज शो किया, सो मेक श्योर कि आप 28 डेज से एक आधा दिन ज़्यादा करें, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एंड स्पाउस तो आपका कोई भी नहीं आ सकता, तो मेक श्योर आप शो ना करें कि आपका कोई डिपेंडेंट है, अगर है तो आप अप्लाई ना करें, क्योंकि डिपेंडेंट अलाउड नहीं है इस वीज़ा में। अगर आपके डिपेंडेंट्स हैं भी उनका वीज़ा लग नहीं सकता, तो आपको सिंगल एप्लीकेंट एज अ सिंगल एप्लीकेंट ही एप्लीकेशन सबमिट करवानी होगी। इंटरव्यू भी होता है नहीं, इस वीज़ा में ये बेस्ट है कि आपको ना एग्ज़ाम देना होता है ना इंटरव्यू होता है, सो बेस्ट। टोटल लक है, टोटल लॉटरी है। तो
अगर और कोई सजेशन हो आपकी इस वीज़ा के हवाले से? मेरे साइड ऐसा हुआ कि मैंने बायोमेट्रिक ली थी बहुत महंगी। मेक श्योर एजेंट आपको बोलते हैं कि हाँ आप तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने बायोमेट्रिक अराउंड 55,000 ली। 30,000 30,000 में आपका आराम से सर सकता है। मुझे एजेंट ने बोला था कि 15 डेज में रिजल्ट आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। मेक श्योर आप 30,000 की लो, क्योंकि इस वीज़ा में मुझे लगता है जिस टाइम पे आना है उसी टाइम पे आना है, तो इसका रिज़ल्ट काफ़ी फास्ट आता है। सो मेक श्योर आप उसमें पैसे वेस्ट ना करो। एंड टीबी रिपोर्ट का तो मैंने बताया, मेक श्योर आप सही रिपोर्ट ही डालो, क्योंकि हो सकता है कि हमें बोल दिया कि हाँ टीबी रिपोर्ट सेंड करो, आपको ना बोले, आपकी रिजेक्शन आए, तो फिर पहले से ही मेक श्योर कि आप सही डालो। सो यही कुछ। और एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी वेरीफाइड सबमिट करवाने पड़ते हैं? जी, ओ मैं भूल गई, एक्चुअली आपका आधार कार्ड, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, टीबी टेस्ट, हेल्थ इंश्योरेंस, बैंक स्टेटमेंट, बैंक सर्टिफिकेट, पीसीसी मेक श्योर आप सबसे पहले अप्लाई कर लो। पीसीसी पुलिस सर्टिफिकेट या वो आप वीज़ा वीज़ा साइट से भी ले सकते हो और पुलिस स्टेशन से भी ले सकते हो। मैंने पुलिस स्टेशन से लिया था, उसमें टाइम लगता है। सो इन मेरे केस में था कि फादर को उस एरिया में सब जानते हैं, तो मैंने एक दिन में मुझे मिल गया था। बट मैंने जब मुझे इसके बारे में पता लगा कि मैंने यूके आना है या ये लॉटरी वीज़ा, तो वहाँ बहुत सारे जनों ने कहा कि पीसीसी आने में बहुत टाइम लगता है, तो मेक श्योर आप पीसीसी टाइम पे लो। गुड, बहुत अच्छी सजेशंस हैं। और आपके सामने एक सक्सेस स्टोरी है जिन्होंने अप्लाई किया और आज वो यूके में हैं और अपना आगे अपने जो भी इनके गोल्स हैं वो अचीव कर रही हैं। उन्होंने किसी चीज़ को मतलब ये नहीं सोचा मेरा नहीं होगा। मेन चीज़ जैसे कि हिमा ने कहा है, आप अप्लाई कर दें और पॉजिटिव होके अप्लाई करें, होपफुल रहें, क्योंकि ये स्कीम सिर्फ इंडियन नेशनल्स के लिए है और ये 2 दफ़ा ओपन होती है साल में। जी, ये एक तो फरवरी में होती है एंड एक जून जुलाई के बीच। वो आपको ना यूके की वेबसाइट पे दिख जाएगा, और इसको फिल भी हमने यूके की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके करना है। तो आपको बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे हाउ टू फिल इट। तो मैंने जो अपना लिया था फाइल अप्लाई करवाई थी, वो मैंने एजेंट से करवाई थी। आप खुद भी अपनी फाइल खुद डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके आप लगवा सकते हो। तो मुझे एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ी, अगर आपके पास नहीं है तो आप खुद भी कर सकते हो, क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं। क्योंकि इसमें ऐसा उन्होंने कोई टेक्निकल बात पूछी नहीं होगी आपसे, सिर्फ आपका बायोडेटा जी, और आपका पासपोर्ट नंबर क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी क्वालिफिकेशन, बेसिक क्वेश्चंस होंगे। एक चीज़ मुझे और याद आई, मुझे जब ये जो मैंने फिल किया था, मेरे जो एजेंट था उन्होंने बोला था ट्रांसक्रिप्ट, अगर हम इंडिया से ट्रांसक्रिप्ट लेते हैं तो उसका 25,000 लगता है। एंड मैंने बोला कि एक मिडिल क्लास फैमिली से, तो हमारे पास नहीं था, मैंने लक पे छोड़ दिया था। जस्ट आई हैव डिग्री, तो मैंने लक पे छोड़ दिया था, आना होगा तो देख लेंगे, नहीं आया तो भी कोई नहीं। बट आपकी डिग्री अगर इंग्लिश में है तो आपका इंग्लिश पंजाबी दोनों में है, तो उसमें कोई इशू नहीं है, आपको ट्रांसक्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है। तो दिस वे आपका 25,000 अराउंड बच जाएगा। तो किसी भी अटेस्टेशन के लिए 25,000 पे करना पड़ता है? वहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट मिलती है, उस पर प्रॉपर हमारा मेंशन होता है कि स्कोर्स जो हमने गेन किए हैं, कौन कौन सा हमने सब्जेक्ट लिया हुआ था, तो सब चीज़ उसके 25,000 लगते हैं। उसको आने में मेरे ख्याल से 8 और 13 डेज अराउंड लग जाते हैं। बेटर कि आप वेस्ट ना। जी, इंडिया में आई डोंट नो, जबकि हम प्रॉपर फीस दे रहे हैं, हम सब चीज़ कर रहे हैं। डिग्री लेने के अलावा अगर किसी स्टूडेंट को ट्रांसक्रिप्ट चाहिए तो उसको 25,000। जो बच्चे फॉरेन जाते हैं उनको नीड पड़ती है। मुझे भी बोला था इस वीज़ा में, बहुत सारे व्लॉग्स मैंने देखे, उसमें भी मेंशन था कि आपको ट्रांसक्रिप्ट नीड है, बट मैंने नहीं दी, और आपका आ जाएगा, जस्ट यू हैव द डिग्री। इफ अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो इस वीज़ा से रिलेटेड, हिमा शर्मा का अपना इंस्टा का अकाउंट है, आप डिटेल्स शेयर कर दें अगर। बिल्कुल, इवन मैं खुद अभी भी शिफ्ट हुई, तो लाइफ थोड़ी बैलेंस नहीं चल रही है स्टार्टिंग में स्ट्रगल होता है, सबके होता है। तो उसके बाद मैं खुद भी वीडियोस बनाऊंगी इस वीज़ा के रिलेटेड। एंड इनका यूट्यूब का अकाउंट भी है, उसकी डिटेल्स में भी मैं शेयर कर दूंगी, और इंस्टा की भी। आपको अगर इस वीज़ा से पर्टिकुलर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, शी इज़ वेरी हेल्पफुल, शी इज़
वेरी रिस्पॉन्सिव, और होपफुली आपकी जितनी भी क्यूरीज हैं उनको एड्रेस कर देंगे। स्पेशली यू नो इंडिया में दिक्कत है कि बच्चे बहुत क्रेज है उधरली साइड की बाहर आने का। हमारी फैमिली दिक्कत है, बिल्कुल। यू नो ऑल आर मोस्टली फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज, ऑफ कोर्स इतना अफोर्ड नहीं कर सकती। सो इट्स बेटर कि आप इसको अप्लाई करो, एटलीस्ट आपके बहुत पैसे बचेंगे अगर आप सिलेक्ट होते हो। आपको एजेंट्स की ज़रूरत नहीं है, उनकी फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर रहे, आप कोई जॉब नहीं ले रहे। और ब्यूटी इस वीज़ा की ये कि आप कोई भी जॉब कर सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल, आप कहीं पे भी यूके में रह सकते हैं, कोई भी जॉब कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इसमें मेंशन था उनकी गाइडलाइंस में, आप 5000 पाउंड तक का खुद का बिजनेस भी आप शुरू कर सकते हैं। वाह। सो बस जस्ट आपको रिस्ट्रिक्ट होता है कि आप यू नो कोई स्पोर्ट्स नहीं कर सकते, वो you know? बहुत सारे वीज़ास पे रिस्ट्रिक्शन होती है। तो आप स्पोर्ट्समैन के तौर पे काम नहीं कर सकते। आपके लिए इस वीज़ा पे स्पेशली जैसे कि कोई और रिस्ट्रिक्शन नहीं है सिवाय इसके। आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, जैसे कि जो स्टूडेंट्स यूके में आते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं हो सकते। वो उबर करना चाहे वो उबर भी नहीं कर सकते। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो लॉटरी वीज़ा की ब्यूटी ये है कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहें, आप कोई भी काम करना चाहें, आपको स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए, तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है। फॉर एग्जांपल हिमा, आपके लिए भी ऑफ कोर्स एक अपॉर्चुनिटी है कि अपना परमानेंट करियर ये बनाए। लाइक हमारे गोल्डन 2 इयर्स हैं। अब मैंने सुना है कि इसके बाद हम और किसी कंट्री में मूव होना बहुत ईजी है अगर हम यूके में आ जाते हैं तो ये हमारे 2 गोल्डन ईयर्स है। बच्चों को होता है कि स्ट्रेस होता है कि हमने कॉलेज की फीस, हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ अपना रेंट देना है, ग्रोसरी देना है। इन यूके आई थिंक देयर आर मेनी प्लेसेस चीप, तो आप आराम से अपनी ग्रोसरी एज वेल एज रहने का खर्चा निकाल सकते हो, एज वेल एज आप अपने घर पे भी सेंड कर सकते हैं। और जैसे कि आपने कहा कि ज़रूरी नहीं कि आप यूके में ही रहें, आप कनाडा मूव हो सकते हैं। आपके पास 2 साल का अगर वर्क एक्सपीरियंस आ जाता है, जैसे कि अभी आप बहुत यंग हैं, आपके पास क्वालिफिकेशन है, आप इन द मीन वाइल एक्सपीरियंस ले लेंगे और आपकी वो जो एक्सपीरियंस है, आप एक्सप्रेस एंट्री कनाडा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप कैनेडियन इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं या आप कहीं और मूव कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप यूके में रहें। लेकिन अगर आप यूके में रहना भी चाहें तो फॉर एग्जांपल अगर कोई इंजीनियर वो अपनी फील्ड में काम कर रहा है तो उसकी फर्म उसको नहीं छोड़ना चाहेगी, इवेंचुअली वो उसको स्पॉन्सर कर देते हैं। तो ये एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है। और ये फर्स्ट इंटरव्यू मैंने किसी भी वीज़ा होल्डर का किया, क्योंकि मैंने हिमा को बहुत इंस्पायरिंग पाया था और मुझे लगा कि ये अपॉर्चुनिटी लोगों के साथ शेयर करने वाली है। कि मैंने अभी तक जिन लोगों से मैं मिली, या तो वो स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से, या वर्क वीज़ा पे आते हैं, या स्पाउस पे आते हैं, या वो केरल की वीज़ा पे आते हैं, स्किल्ड वर्कर वीज़ा। यू आर द फर्स्ट वन जो लॉटरी वीज़ा पे आए। और इसकी क्योंकि कॉस्ट इतनी कम थी, मुझे लगा कि ये वाइड स्प्रेड नॉलेज होना चाहिए सबके जब लिए। दी ने मेरे से पूछा तो मेरे ख्याल से आपको भी इस वीज़ा के मुझे भी नहीं पता था, नॉलेज नहीं थी। एंड देन मैंने बताया तो दीदी बोला कि हम आपके साथ शेयर करना चाहिए, बिकॉज ये बहुत एक क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकता है कोई भी, इससे किसी की हेल्प हो सकती है। सो हमने दैट्स व्हाई ये वीडियो बनाई है। एंड एक हमारे थॉट होता है कि बाहर हम जा रहे हैं तो हमें फैमिली टाइप माहौल नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे जने जिनको फैमिली टाइप मिलता है, बहुत सारे अच्छे लोग एंड बुरे लोग आपको मिलेंगे। सो इट्स अप टू यू आपको कैसे रहना है। सो और एज आई सेड, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो आप ज़रूर पूछें। आप डायरेक्ट रीच आउट कर सकते हैं हिमा को भी और वो एड्रेस करेंगी इन क्वेश्चंस को। एंड वी बोथ विश यू गुड लक and I'll see you in the next video. Till then, take care. Bye.